अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 जो कि अकाउंटिंग है आपकी, ये पढ़ाऊँगा। मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर दे दिए हैं किताब के हवाले से क्या क्या बनाया जाता है। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने के लिए, या कोई भी टॉपिक आप अकाउंटिंग का सीख रहे हैं तो ये टॉपिक आपको महारत होनी चाहिए इसके ऊपर। जितना अच्छा इस पे महारत होगी उतनी अच्छी आप आगे भी अकाउंटिंग सीखेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है जनरल जर्नल, यानी जर्नल जर्नल, रोज़ नामचाए आम। एक जनरल जी से शुरू होता है, GENERAL, जनरल के माने आम, और JOURNAL जर्नल, इसके माने रोज़ नामचा। यानी रोज़ नामचा आम। आपको कुछ कारोबार के अंदर हमारे पास एक सवाल सामने नज़र आ रहा है। इसमें जनवरी के महीने के अंदर कुछ कारोबारी लेन देन हुआ है, यानी लेन देन को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। कुछ कारोबारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो आपके सामने मौजूद है। ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसलिए सवाल की शक्ल में है। जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ वाउचर की शक्ल में होगा, रसीदों की शक्ल में आपके पास आएंगी। अगर आप अकाउंटेंट होंगे तो वहाँ आपके पास सारी महीने की रसीदें जैसे जैसे कोई कारोबारी एक्टिविटीज़ होगी, यानी कोई ख़रीदेंगे या कुछ बेचेंगे या कोई पेमेंट करेंगे या कुछ वसूलियाबी करेंगे, सब कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम अकाउंटिंग की ज़बान में ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कारोबारी लेन देन। उसको बाकायदा एक फॉर्मल तरीका होता है, एक रस्मी तरीका होता है, उसकी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उस बुक को ही हम कहते हैं जर्नल जर्नल। पहला जी से आता है, GENERAL जर्नल, जिसके माने होते हैं आम। जर्नल माने आम, आप सबको पता है। और जे से जो आता है उसके बाद JOURNAL जर्नल माने रोज़ नामचा। तो हम ये कह सकते हैं जनरल जर्नल को रोज़ नामचा आम, यानी रोज़मर्रा कारोबारी जितनी भी लेन देन हो रही हैं उनको रोज़ नामचा आम में तारीख वार, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल माने तारीख वार, डेट वाइज रिकॉर्ड हमने इंदराज करना होता है जर्नल जर्नल के अंदर। इसी पे आपको महारत होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इस टॉपिक पे आपको महारत होगी, एंट्रियाँ रिकॉर्ड करना आएंगी। जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अकाउंटिंग की ज़बान में उसको कहते हैं एंट्री। ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर ली, ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, सवाल उठता है ना ये। तो ये एंट्रियाँ बनाएंगे हम इसमें, जनरल जनरल में एंट्री मीन रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये मैंने अपना पहले बहुत सारे लेक्चरों के अंदर अपने जो है लेक्चर दिए हुए हैं, उसके अंदर आपके 1339 कोर्स कोड नंबर 1339, ठीक है, अकाउंटिंग का है ये। और इब्तदाई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह, इस्तिलाह वगैरह कारोबार की सीखने के बाद अकाउंटिंग ही शुरू होती है जर्नल जर्नल से। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हम यहाँ पे सीख तो हम चुके हैं, मेरे लेक्चर हैं सिखाने वाले, इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा दोहराएंगे भी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप याद रख लें, जर्नल जर्नल में जितने माहिर होंगे तभी आप आगे तक की अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनते हैं, उनकी महारत इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा होती ही है। जितनी अच्छी महारत करेंगे आगे के टॉपिक आपको आसानी समझ में आएंगे। और इम्तहान में हर पेपर के अंदर एक जनरल जनरल का सवाल ज़रूर आता है। जनरल जनरल के सवाल से ही लेजर का सवाल भी निकलता है, यानी टी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना, उनके लेजर अकाउंट बनाना, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारी चीज़ें जब ये आप बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो फिर आप फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाने का वक्त आता है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो बआसानी जब आपके पास ट्रायल बैलेंस आ जाता है तो बआसानी आप सारी चीज़ें आगे साल के अख्ताम पे जो बनाई जाती हैं वो बुकें बना लेते हैं हम, ठीक है। यह मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर के ज़रिए सिखाने के लिए कि आपको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फोकस मेरा क्वेश्चन के ऊपर ही रखना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा बोल देता हूँ। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन जनरल जनरल का मैंने थोड़ा सा आपको टॉपिक बता दिया है। इस बुक के अंदर हम रोज़ कारोबार के अंदर होने वाली रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ या रोज़मर्रा की मालियाती ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग में सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वो अकाउंटिंग का मौजू नहीं होती है, ठीक है। हमेशा अकाउंटिंग का मौजू वही होगी, अब ट्रांजेक्शन जिसमें कोई ना कोई पेमेंट हो रही है या रिसीव हो रही है, ठीक है। किसी भी मद के अंदर पेमेंट हो रही है, रिसीव हो रही है, वो अकाउंटिंग का जो है मौजू होगी।
तो अकाउंटिंग जो है मनी रिलेटेड होती है, ट्रांजेक्शन सारी जिसका ताल्लुक पैसों से हो। बगैर पैसों वाली ट्रांजेक्शन है जो सोशल, वो सोशल हो सकती है लेकिन अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आज का थोड़ा सा मैंने आपके पास थोड़ा सा लेक्चर दे दिया आपका सर दर्द करने के लिए, शायद ये भी बहुत होगा सर दर्द होने के लिए। तो अब हम आते हैं अपना जो पढ़ाना चाह रहे हैं अकाउंटिंग का पहला टॉपिक जो है कैसे पहली बुक बनती है जनरल, जो हम बता चुके हैं लेकिन आज प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, खुद ही अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, अपने पास से ही लिया है, कोई किताब का सवाल नहीं है, ये मेरी ट्रांसलेशन है खुद की लिखी हुई है, आपको आसानी अल्फाज में। मिस्टर अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस on January 1st 2022 with the name and style अमजद ब्रदर। इसमें ये बताया है कि अमजद साहब जो हैं ये ओनर हैं कारोबार के, ये कारोबार इनका है, इन्होंने एक कारोबार जनवरी 1 2022 को शुरू किया है और उसका नाम नेम एंड स्टाइल क्या रखा है, अमजद ब्रदर्स, BROS शॉर्ट फॉर्म है ब्रदर्स की। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दर्ज झेल लेन देन, दर्ज झेल का माने जो नीचे दिया जा रहा है, दर्ज झेल लेन देन, ट्रांजेक्शन मीन लेन देन, आर गिवन बिलो दी जाती, नीचे दी जाती हैं जो अकर्ड वाक़या हुई है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, अकर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। अभी मैंने कॉलन लगा दिया और नीचे वो ट्रांजेक्शन दी जा रही हैं जो कारोबार में हुई हैं। मिस्टर अमजद जो मालिक हैं, ऑनर हैं, जिनका सारा पैसा लगा हुआ है, जो ही प्रॉफिट एंड लॉस के हकदार होंगे। अगर कारोबार अच्छा चलेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट का हकदार कौन होगा, मिस्टर अमजद, जो एक सोल ट्रेडर यानी शख्सी कारोबार शुरू किया, जिन्होंने खुद ही तना मालिक हैं इसके। अगर कोई नुकसान भी होता है तो वो यही बर्दाश्त करेंगे। 1 जनवरी 1/1/2022 को पहली ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है, पहली एंट्री आपके सामने आ रही है, पहला लेन देन, पहली एक्टिविटीज़ कारोबार की। अमजद मेड इन्वेस्टमेंट, अमजद ने सरमायाकारी की है। जब हम कारोबार में पैसा लगाते हैं मुनाफा कमाने की मकसद से तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सरमायाकारी। इन्वेस्टमेंट माने सरमायाकारी, मेड माने की है। अमजद मेड इन्वेस्टमेंट्स, अमजद ने पैसा लगाया है, लगाना भी बोलते हैं, कारोबार में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट, इन हिज बिजनेस, अपने कारोबार में, ऑफ ₹100,000, इंग्लिश में बोलेंगे 100,000, उर्दू में आप बोल सकते हैं 1,00,000, 1,00,000 रुपये लगाए हैं या 100,000 रुपीज़ लगाए हैं कारोबार में। तो एक ट्रांजेक्शन आपके सामने 1/1/2022 की आ गई, इसके अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। इसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे इसी तारीख में, क्योंकि जनरल जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी तरतीबवार, तारीखवार रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये हम करेंगे। इसमें जो है अमजद ने, जब इससे सवाल में कुछ नहीं लिखा कैश है क्या है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि पैसा कैश में लगाया गया है। तो कारोबार के बाद कैश आया है, अमजद को कारोबार ने क्या टाइटल दिया है, कैपिटल का। कैपिटल वो होता है इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया होता है। ठीक है, अकाउंटिंग रूल के मुताबिक कैश जो है असेट्स है और कैपिटल जो है वो कैपिटल सरमाया है। ठीक है ना, इन दोनों का रूल है। अगर कारोबार के अंदर आता है सरमाया यानी कैश की शक्ल में, किसी भी शक्ल के अंदर, तो उसको डेबिट करते हैं और सरमाया लगाने वाले को क्रेडिट करते हैं, वो इन्वेस्टर होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज कर गया। जब पैसा जितना जितना पैसा लगाता जाएगा वो कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और जो पैसा कारोबार में एंटर होते जा रहा है उसको कहते हैं असेट्स, असेट इंक्रीज होता जा रहा है। कोई पैसा कारोबार से निकलेगा, कोई चीज़, कोई फर्नीचर, कोई कारोबार की कोई भी मलकियती चीज़ कारोबार से बाहर जाएगी, उसको बोलेंगे असेट डिक्रीज हो रहा है। जब असेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। जब कोई असेट्स पैसे की शक्ल में, किसी और शक्ल में, कोई भी शेप में अगर कोई चीज़ कारोबार में आती है जो कारोबार की मलकियत है, कारोबार के नाम है, कारोबार की अपनी हो जाती है वो, तो उसको हम कहते हैं असेट्स। और असेट्स को डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स को कहते हैं इंक्रीज़ करना, जब कारोबार में आता है तो इंक्रीज़, जब वो असेट कारोबार से बाहर जाता है तो बोलते हैं असेट डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसी से जब मालिक पैसा कारोबार में लगाता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। कैपिटल जब पैसा लगाता है कोई मालिक तो बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज हो गया, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक उसको क्रेडिट में शो करते हैं। और जब मालिक कारोबार से पैसा विदड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल डिक्रीज हो गया। और जब कैपिटल डिक्रीज होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक उसको हम कैपिटल को डेबिट कर देते हैं उतने अमाउंट से जितने सा पैसा उसने निकाल लिया, और जितना पैसा लगाता है तो उतना अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं, और जितना पैसा निकालता है कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ड्राइंग का लफ्ज़ आता है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेता है बहुत से कारोबारी इदारे,
को ज़रूरत होती है पैसे की तो वो कारोबार से पैसा निकाल लेते हैं, या अगर उनकी दुकान परचून वगैरह की है तो वहाँ दाल चावल चीज़ें घर के खर्चे के लिए घर के इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हैं, तो वो उनकी ड्राइंग कहलाती है। यानी उतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कारोबार से बाहर निकाल ली अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इस ट्रांजेक्शन बता दिया, अक्सर लोग इस पर कन्फ्यूज होते हैं। वैसे जब भी कोई कारोबार शुरू करने जाता है, कोई भी कारोबार शुरू किया जाएगा तो उसकी एंट्री याद कर लें, कैश डेबिट। अगर कैश से शुरू कर रहा है तो कैश डेबिट, अगर साथ में और फर्नीचर ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है, तो जितने जितने अमाउंट के सवाल में दी गई होंगी सबसे डेबिट कैश, जितने अमाउंट का कैश बताया है कैश डेबिट कर दो। फर्नीचर कितने अमाउंट का बताया है फर्नीचर डेबिट कर दो। कितने अमाउंट की आपकी इक्विपमेंट बताए हैं इक्विपमेंट को डेबिट कर दो। कितने अमाउंट का आपका जो है लैंड बताइए उतने अमाउंट लैंड कर दो। इन सब का टोटल करके कैपिटल को क्रेडिट कर दो, उसके नाम से ब्रैकेट में नाम लिखो मालिक का। ठीक है ना, टोटल करके कैपिटल, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट की है उसने, मुख्तलिफ शेप के अंदर की है, क्योंकि कारोबार में जितनी चीज़ें आई हैं वो सब कारोबार का असेट्स हैं। मैंने डिटेल में आपको ये बताया ट्रांजेक्शन है। अगर आप इसको बार बार मेरी बात को सुने समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। एक मरतबा में शायद ना है, 2-3 मरतबा आप सुनेंगे तो आ जाएगी। सेकंड ट्रांजेक्शन है, अब कारोबारी एक्टिविटी शुरू हो गई है, मालिक ने पैसा लगा दिया है, मालिक खरीदो फरोख्त करेगा, पेमेंट करेगा, वसूलियाबी करेगा, अपना फंक्शन शुरू करेगा कारोबार का। अगली 5/1/2022 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नया कारोबारी ट्रांजेक्शन में कारोबारी सौदा। कारोबारी जो हुआ है 5/1/2022 को हुआ है, क्या हुआ? बॉड, BUY, बाई फर्स्ट फॉर्म होती है, बाई माने खरीदना, और बाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बॉट, BOUGHT, बॉट। बॉट माने खरीदा, पास्ट हो गया। बॉट मर्चेंडाइज इन कैश ₹30,000, 30,000। मालिक ने 5/1/2022 को कारोबार के लिए कुछ मर्चेंडाइज कैश के अंदर खरीदी है, 30,000 रुपये, यानी कैश की पेमेंट कर कर सामान खरीदा है। मर्चेंडाइज माने क्या है? वो सामान जो कारोबार में बेचने की नीयत से खरीदा जा रहा है उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज। अगर आपका कारोबार जनरल स्टोर का है तो जनरल स्टोर में दाल चावल, पत्ती के डब्बे, घी के डब्बे, जितना भी आइटम होता है उन सब का एक नाम क्या होगा? मर्चेंडाइज। और दूसरा नाम और एक और होता है इनका, उसको गुड्स ही बोलते हैं, GOODS, गुड्स। गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही चीज़ होती है। यानी मकसद ये है कि वो सामान जो कारोबार में बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए, जिसका कारोबार करा जा रहा है। अगर आपकी मेडिकल स्टोर की दुकान है तो जितनी भी आपकी दुकान में दवाइयाँ हैं बेचने के लिए आप ख़रीद कर लाए हैं होल सेलर के पास से, और अपनी मेडिकल स्टोर में सजा के रख दी हैं, और जैसी प्रिस्क्रिप्शन आती है डॉक्टर की, कोई लेकर आता है, वो आप दवाई बेच देते हैं, वो सेल हो जाती है। जब माल को हम बेचेंगे, जो ख़रीदने की नीयत से लाए हैं, तो उस बेचे हुए माल को हम सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सेल हर एक के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ उसके साथ इस्तेमाल होगा जिसका आप कारोबार कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं उसके लिए। अगर आपकी दुकान में कोई फर्नीचर रखा हुआ है लेकिन वो बेचने के लिए नहीं, आपके यूज़ के लिए, और आप उसको बेच देते हैं, तो वो फर्नीचर ही कहलाएगा, सेल नहीं कहलाएगा। भले आप ख़रीदें भी फर्नीचर और उसको बेचेंगे भी तो फर्नीचर होगा। ठीक है, सिवाय उसी चीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अकाउंटिंग में सेल का, जिसको आपने जिसका आप कारोबार कर रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं। बेचने की नीयत से जितना माल ख़रीदा है वो मर्चेंडाइज़ है। जब उस मर्चेंडाइज़ को सेल करेंगे कस्टमरों को, तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। सेल किसी और चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। सेल हमेशा याद रखने, मर्चेंडाइज परचेज़ करते वक्त, यानी जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं। अगर आपकी फ़र्नीचर बेचने की दुकान है तो आपके शोरूम में जितना भी फर्नीचर है वो सब आपकी मर्चेंडाइज़ है। जैसे ही वो बिकती जाएगी, फर्नीचर बिकता जाएगा, वो आपकी सेल में कन्वर्ट होता जाएगा। आपके पास जो है एक आम बेचने का ठेला है, आप अपने ठेले पे जितना भी आम लेकर आए हैं किसी तारीख को ख़रीद के, बाज़ार से, मंडी से ख़रीद के लाए हैं, वो सारी की सारी आपकी मर्चेंडाइज़ है। अब जैसे जैसे आप आम बेचने जाएंगे 1 किलो 2 किलो 3, वो मर्चेंडाइज़ आपकी सेल में कन्वर्ट होती जाएगी। ये मैं आपको तफसील बता रहा हूँ, बिल्कुल इतनी आपको किताबों में नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे लेक्चर को बार बार सुनेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मर्चेंडाइज़ क्या है? जिस चीज़ का कारोबार किया जा रहा होता है, उस चीज़ को हम बेचने की नीयत से पहले ख़रीद के लेकर आते हैं, अपनी दुकान पे, अपने ठेले पे रखते हैं, फिर उसको अपने रेट के ऊपर, यानी जब हम सेल करेंगे तो लाजमी है कि हमारे रेट ज़्यादा होंगे ख़रीद कीमत से, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी चाहिए अपने ख़र्चे निकालने के बाद। तो बेचने वाली प्राइस हमेशा ख़रीदने वाली प्राइस से ज़्यादा होती है। इन ख़रीद प्राइस और बेचने वाली प्राइस के अंदर जो मार्जिन होता है वही आपका प्रॉफिट या मार्कअप होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत से खर्चे भी करना पड़ते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, मंडी से अपनी दुकान तक लेकर आते हैं, खर्चा होता है। ठीक है, फिर आपकी लाइट का, बिजली का, और जो किराए का जिस पर रख के बेच रहे हैं दुकान है, वे बहुत सारे खर्चे होते हैं। खर्चों को निकाल कर जो बचता है वही आपका प्रॉफिट होता है। हम यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने 5/1/2022 को बॉट मर्चेंडाइज इन कैश,
यानी कैश में खरीदिए, उधार में नहीं। माल खरीदा, पैसे दे दिए उसी वक्त, जिस वक्त डिलीवरी है उसी वक्त पैसे दे दिए, उसको बोलते हैं कैश में खरीदी है 30,000 रुपये की। इसकी भी हम ये ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ जो मैंने डिटेल में बताई, इसकी भी एंट्री पास करेंगे हम। तो ये जो मैं साथ में सवाल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरी बात को याद रख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक सवाल से ही। 8/1/2022 को नई तारीख आती है, नया वाक़या होता है, नई ट्रांजेक्शन होती है, नई एक्टिविटी होती है कारोबार की। आप देखते हैं नई एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का लफ्ज़ याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऑन अकाउंट माने उधार, ये 2-3 लफ्ज़ आते हैं, उधार। ऑन अकाउंट माने उधार, यानी माल तो आपने ख़रीद लिया है लेकिन पेमेंट आपने नहीं करी, आपने वादा कर लिया दुकानदार से कि मैं 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। दुकानदार आपको जब भी माल देगा जब आपकी कारोबारी साख अच्छी होगी, आप रोज़ाना के बुनियाद पर खरीदो फरोख्त हो रही है, अच्छे रिलेशन अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो दुकानदार आपको उधार में माल दे देता है। कभी कभार आपके पास पैसा नहीं होता देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो आप उधार में ले लेते हैं। उधार का लफ्ज़ यहाँ पे जब आएगा ऑन अकाउंट, एक लफ्ज़ और होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट दोनों का मतलब होता है उधार। अगर सवाल में ऑन अकाउंट के साथ कैश का लफ्ज़ भी आया था तो फिर आप उसको ऑन अकाउंट नहीं मानेंगे, कैश मानेंगे। कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया गया होगा ऑन अकाउंट का, कि आप इसको क्या समझते हैं। जब भी कैश का लफ्ज़ आ जाए तो भले उसमें ऑन अकाउंट लिखा हो, आप कैश ही ट्रीट करेंगे कि पैसा उसी वक्त पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो पता चला कि 8/1/2022 को परचेज करा है गुड्स। गुड्स माने मर्चेंडाइज, गुड्स मर्चेंडाइज का दूसरा नाम है, जो मैंने ऊपर डिटेल बताई है वही चीज़ है ये भी, लेकिन ये उधार में खरीदी गई है, वो कैश में खरीदी गई थी। दोनों का मकसद वो सामान जो दुकान पर हम लाए हैं बेचने की नीयत से, उसको हम गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। जब इसको हम बेचेंगे तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 10,000 इसकी भी हम एंट्री पास करेंगे अपनी जनरल में, इस रिकॉर्ड को भी हम दर्ज करेंगे। कारोबारी जहां हम नौकरी करेंगे वहां वाउचर की शक्ल में आएगा, रसीदों की शक्ल में आएगी। ये तो इम्तहान है इसलिए इसको आपको सेंटेंस की शक्ल में लिख के दे दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके सामने आप कंप्यूटर बैठे होंगे, आपके सामने रसीद आएंगी, आप जनरल का खोला हुआ पेज, आप वहाँ पोस्ट कर रहे होंगे ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करते जा रहे होंगे सारी ट्रांजेक्शन है जनरल से। 12/1/2022 अब अगली तारीख को फिर अब लफ्ज़ आया परचेज, खरीदा है, लेकिन क्या अब नाम आया ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आप जो है ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब दफ्तर में इस्तेमाल करने के लिए कुछ फर्नीचर चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुछ अलमारियाँ चाहिए दफ्तर में, तो ये ऑफिस फर्नीचर है। ये आपका कारोबार नहीं है, ये कारोबार को चलाने के लिए, आपको बैठने के लिए, लोगों की कुर्सियों पर बैठने के लिए ज़रूरत है ये। तो ये असेट ख़रीदा है, तो लिहाजा ये आपका कारोबार नहीं है, इसको हम मर्चेंडाइज नहीं कहेंगे, इसी के नाम से लिखेंगे, ये कारोबार का फिक्स असेट्स है। हम जब इसकी एंट्री करेंगे तो ऑफिस फर्नीचर कारोबार में आया है, मर्चेंडाइज का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे कि परचेज का लफ्ज़ लिखा हुआ आया था मैंने, मर्चेंडाइज नहीं, ऑफिस फर्नीचर नाम लिखेंगे। सिर्फ जब मर्चेंडाइज आए या गुड्स आए वही आपका कारोबार की चीज़ें हैं। जब भी आप अपने कारोबार की चीज़ें खरीदेंगे बेचने के लिए, रिटर्न इसको दोबारा रीसेल करेंगे खरीदी हुई चीज़ को, तो वही मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाएगा। उसके अलावा कोई और चीज़ खरीदेंगे, आप व्हीकल खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, आप इक्विपमेंट खरीद लें, बिल्डिंग खरीद लें, लैंड खरीद लें, वो उनके नाम से लिखी जाएगी, क्योंकि वो आपका कारोबार नहीं है, वो आपकी ज़रूरत के लिए चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो ये आपने ऑन अकाउंट यहाँ आया, ये भी आपने ऑन अकाउंट उधार में ख़रीदा है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, उधार, कैश में नहीं है। उधार का मतलब है कुछ टाइम के बाद ये पैसा देना है, ख़रीदते वक्त इसकी पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमने अकाउंट पेबिल, जब उधार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग के जनरल में रिकॉर्ड में रखने के लिए अकाउंट पेबिल। अकाउंट पेबिल का मतलब है ये अभी पे नहीं हुआ बल्कि पे करना है कुछ टाइम पे, जो वादा करा है उस पर, तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लाइबिलिटीज़ का रूल है कि जब भी लाइबिलिटीज़ होगी, जब भी लाइबिलिटी इनकर्ड होगी या इंक्रीज़ होगी उसको क्रेडिट शो करेंगे। यानी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट कब होती है, जब आप किसी दुकानदार से उधार लेते हैं, कैश में लें या उधार सामान लेते हैं, तो चीज़ जो आपके पास आई थी वो तो असेट्स हो जाती है जो आ गई, अब उसके बदल में आपको देना होता है पैसा, आपने नहीं दिया, उसके लिए वादा कर लिया, तो आप कर्जदार हो गए, आपको पेमेंट करनी है कुछ टाइम के बाद, तो इसका लफ्ज़ लिखते हैं अकाउंट पेबिल एंट्री के अंदर। और अगर किसी शख्स का नाम दिया है तो हम ब्रैकेट में साथ में नाम भी लिख देते हैं, ताकि हमें याद रहे ये कर्जा किस शख्स का है, किसको लौटाना है। और जब हम लौटा देते हैं, तो जब हम कर्जा लेते हैं या कर्ज पर कोई चीज़ खरीदते हैं तो अकाउंट पेबिल को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से। जब उसका पैसा उतारते हैं, भले हम थोड़ा थोड़ा करके उतारें या एक साथ उतारें,
ठीक है। तो हम जितना जितना उतारते हैं अकाउंट पेबल को डेबिट करते हैं। जब लाइबिलिटीज़ को हम डिक्रीज करते हैं, कर्जा उतारते हैं, तो हम अकाउंट पेबल को डेबिट कर देते हैं, लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है। रूल्स है लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। ठीक है, मैं साथ साथ डिटेल में आपको ये सवाल बताता जा रहा हूँ। सवाल आपको जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट देंगे जॉब का। फिर 15/1/2022 को है परचेज ऑफिस सप्लाईज इन कैश ₹9,000। ये लफ्ज़ आया ऑफिस सप्लाईज, कैश में खरीदी गई है। ऑफिस सप्लाईज क्या होती है, ये हमने शुरू के लेक्चर में बताया था। हर कारोबार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 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 छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कम प्राइसेस की होती है, छोटी, ठीक है ना, उसको हम ऑफिस सप्लाई, यानी दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया उसको हम अकाउंटिंग की ज़बान में ऑफिस सप्लाई, अगर ऑफिस से मुताल्लिक है तो ऑफिस सप्लाई कहेंगे, स्टोर से मुताल्लिक है स्टोर सप्लाई कहेंगे, प्रोडक्शन मुताल्लिक है तो मटेरियल सप्लाईज कहेंगे। ठीक है ना, रॉ मटेरियल सप्लाईज हो जाएगी वो। ठीक है, तो सप्लाई से बना, जैसे आपके पास परचून की दुकान है, परचून की दुकान में हर कारोबार, जिस अलग अलग टाइप के कारोबार होते हैं, जैसा कारोबार होगा वैसी सप्लाई होगी। अगर परचून की दुकान है तो वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, थैलियों की ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक के बैग, लोगों को सामान देने के प्लास्टिक के बैग, कागज़ की थैलियाँ भी होंगी, चीनी वगैरह तोल दिया, चावल तोल दिया, फिर प्लास्टिक के बैग में रख के दे दिया। कहीं दूध की दुकानें हैं तो वहाँ रबड़ चाहिए, थैली चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है, ऑफिस सप्लाई है। डॉक्टर की क्लिनिक है तो डॉक्टर को पैड चाहिए लिखने के लिए, आपको लिख के दे रहा है दवाइयाँ, एक कलम चाहिए डॉक्टर को। ठीक है, ये क्या है, दफ्तर की सप्लाईज है। पोछा लगाने के लिए पोछे का सामान है, दफ्तर के अंदर लगा रहे हैं तो पोछा क्या है, ऑफिस सप्लाई है। झाड़ू क्या है, ऑफिस सप्लाई, झाड़ू लगाने का सामान है। ये सारी चीज़ें हर कारोबार में जो छोटी मोटी अशिया जो इस्तेमाल होती है पूरे महीने के लिए, तो उसका बजट रख दिया जाता है कि इतने मालियत की सप्लाईज़ को यूज़ करना है खरीद के, तो वो ऑफिस सप्लाईज़ कहती है। ऑफिस सप्लाईज़ करंट एसेट्स होता है कारोबार का। जब कारोबार के पास ऑफिस सप्लाईज़ आएगी तो असेट्स में इजाफा हो रहा है, वो ऑफिस सप्लाईज़ को हम डेबिट कर देंगे। जब भी असेट्स इंक्रीज़ करता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो ये ऑफिस सप्लाई का असेट्स है जो कारोबार में आ रही है, इंक्रीज़ कर रहा है कारोबार, तो उसको डेबिट कर दें। इसके अगेंस्ट में कोई असेट्स की पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कोई अगेंस्ट में अगर कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश दे दिया गया है, ऑफिस सप्लाई खरीदी और उसके अगेंस्ट में कैश 9,000 रुपये का पे कर दिया है, तो हम एंट्री पास कर देंगे ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट 9,000 रुपये से। 18/1/2022 को सोल्ड मर्चेंडाइज इन कैश ₹50,000, 50,000 रुपये का मर्चेंडाइज को हमने सोल्ड कर दिया। जो हमने पहले बताया था, मर्चेंडाइज जो बेचने की नीयत से खरीदी गई थी, अब उसको बेचा है, 50,000 का माल कस्टमर को बेच दिया हमने 18/1/2022 को, और पैसा वसूल हो गया, माल दिया पैसा ले लिया, यानी कैश में ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन आ रही है 22/1/2022 को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹60,000। गुड्स भी मर्चेंडाइज को ही कहते हैं, लेकिन ये उधार में, ऑन क्रेडिट माने उधार, याद रख लें। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, उधार में, यानी गुड्स यानी मर्चेंडाइज आपने खरीद ली है, आपके पास सामान आ गया है, कारोबार में एसेट्स आ गया है, डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करें, पेमेंट तो कैश तो करा ही नहीं है, उसकी जगह अकाउंट, अच्छा माल चला गया है, आया नहीं है, माल चला गया, हमने बेच दिया है, तो आपके पास से माल डिलीवर हो गया, कस्टमर को चला गया है, लेकिन आया कुछ नहीं है आपके पास। जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी उस वक्त तक के लिए लफ्ज़ लिखते हैं अकाउंट A/R, अकाउंट रिसीवेबल, यानी ये पैसा हमने वाजिबुल वसूल है, ये वसूल करना है कस्टमर से उस तारीख को जो वादा करके गया है। तो कैश की जगह पे हम यहाँ अकाउंट्स में लिखेंगे, और माल चूँकि चला गया है तो सेल्स का लफ्ज़ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी उधार में सेल की थी, यहाँ पे यहाँ मर्चेंडाइज भी आपने सोल्ड की थी 18 तारीख को, सोल्ड मर्चेंडाइज इन कैश ₹50,000। यहाँ भी आपके पास कैश आ गया था, तो कैश को डेबिट कर देंगे 50,000 रुपये से, और मर्चेंडाइज को क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मर्चेंडाइज के लिए जब बेचते हैं तो सेल करते हैं, जब खरीदते हैं तो अच्छा याद रख लें, जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे हम हमेशा परचेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। परचेज और सेल का लफ्ज़ उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग में जिसका आप कारोबार कर रहे हो। अगर वो खरीदते हो तो परचेज के नाम से शो करोगे कारोबार में, अगर उसको बेचते हो उस चीज़ को तो सेल के नाम से कारोबार में शो करोगे। परचेज और सेल सिर्फ उस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जिसका आप कारोबार कर रहे हो, उसके अलावा बाकी जो भी अशिया आप खरीदो फरोख्त करोगे उनके अपने नामों से करोगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। जब भी मर्चेंडाइज को परचेज करेंगे तो हम जनरल में मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। याद रख लें, उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे,
परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी उस मर्चेंडाइज को सेल करेंगे या गुड्स को सेल करेंगे तो हम सेल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बस ये दोनों नाम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका हम कारोबार कर रहे हैं। अच्छा जी, अब है 25/1/2022 को आपने पेड सैलरीज एक्सपेंस यानी खराजात, तनख्वाहों के खराजात अदा करे हैं 12,000 रुपये के। एम्प्लॉय रखे थे, मुलाजिम रखे थे, अब उनको तनख्वाह 12,000 रुपये की दी है। ये कारोबार के खर्चे हैं, क्योंकि खर्चे हम जब भी करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम लोगों को से अपनी सहूलत के लिए रखते हैं कारोबार में तो ज़्यादा सेल करने में कामयाब हो पाते हैं, कारोबार प्रॉपरली हैंडल होता है हमारा, ठीक है ना। तो खर्चे हमने करे हैं कारोबार करने के लिए, तो ये कारोबार के खर्चे हैं, ठीक है। इनको रिकॉर्ड करेंगे 12 से। सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। खर्चे का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये है कि जब भी एक्सपेंसेस आप इनकर्ड करते हैं, खर्चे होते हैं, तो उनको डेबिट रिकॉर्ड करें। और जब खर्चे नहीं होते, ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाते हैं खर्चे, तो उनको कम करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ओवर रिकॉर्ड हो जाते हैं खर्चे कभी कभार, तो उनको खर्चों को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्रेडिट करना पड़ता है उतने अमाउंट से। खर्चे डिक्रीज क्रेडिट, खर्चे इंक्रीज डेबिट। लास्ट ट्रांजेक्शन है 28/1/2022 को पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है पेशगी अदा कर दी, यानी किसी चीज़ की पेमेंट का वक्त नहीं आया था, उसका टाइम बाकी था, आपने पहले से कर। जैसे हमारे पास हम किसी मकान में किराए पर ले रह रहे हैं जनवरी के महीने के अंदर, अभी हमारे पास हम क्या करते हैं, एडवांस में किराया दे देते हैं। वो मालिक मकान हमसे एडवांस किराया लेता है, फिर हम पूरा महीने रहते हैं, फिर जब नई तारीख आती है तो फिर वो हमसे एडवांस ले लेता है। तो ये पेड इन एडवांस का मतलब है प्री पेड। प्री माने पहले, पेड माने अदा, पहले से अदा कर दिया, जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ था, जो अभी वाजिब ही नहीं होता, हमने पहले से अदा कर दिया। तो पेड इन एडवांस मीन प्री पेड। प्री पेड क्या होता है, असेट्स होता है, करंट असेट्स होता है, और इसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। पेड इन पेड इंश्योरेंस, जो हमारे पास क्या होगा, प्री पेड इंश्योरेंस को हम डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। 3 महीने का है, अगर 3 से तकसीम कर दो तो हर महीने का कितना है, 3,000 रुपये का। ये तो हम वो करेंगे इनकम स्टेटमेंट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो आप सिर्फ 9,000 रुपये की एंट्री पास करोगे, 28/1/2022 डेट के कॉलम में लिखोगे, और प्री पेड का लफ्ज़, प्री पेड इंश्योरेंस डेबिट पर्टिकुलर में लिखोगे, प्री पेड इंश्योरेंस डेबिट, और उसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे 9,000 रुपये, और कैश क्रेडिट करोगे। जब पेड का लफ्ज़ आता है तो अंडरस्टूड है कैश, जब रिसीव का लफ्ज़ आता है तो अंडरस्टूड है कैश, ठीक है। ये मैंने छोटी छोटी बातें इसके अंदर बहुत ज़्यादा वजाहत कर दी है, जिसके लिए काफ़ी मेरा वक्त सर्फ हुआ है। रिक्वायर्ड आएगी नीचे, सवाल के नीचे रिकॉर्ड करना है, इंदराज करना है, दर्ज करना है दी अबव ट्रांजेक्शन। जो ऊपर हमने 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ट्रांजेक्शन दी हैं, इन सबको दर्ज करना है। किस बुक में करना है, इन जर्नल, जी वाला जर्नल जो आम कहलाता है, जर्नल जो रोजनामचे कहलाता है। इस तरह रोजनामचे आम में दर्ज करना है, इंदराज करना है, रिकॉर्ड करना है। दर्ज माने रिकॉर्ड करना है उसको, तो रिकॉर्ड भी लिखा है ना, रिकॉर्ड। कौन से महीने का, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको सवाल समझाया है, और आप बार बार मेरा समझेंगे तो आप आराम से कर लेगा। मैं सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ सवाल की एंट्री का। सवाल आपने नोट कर लिया होगा, अब सवाल आपको नहीं दिखाऊंगा, आपसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, आप जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका जो एक पेज होगा, पेज के जो टॉप साइड होगी बिल्कुल सेंटर की, वहाँ पे आप नाम लिखेंगे। जो का सवाल में आपको नाम दिया है, यहाँ पे सवाल में अमजद ब्रदर दिया है। चूँकि मिस्टर, अगर खाली अमजद होता तो मैं यहाँ मिस्टर अमजद लिखता। अब चूँकि अमजद ब्रदर, अमजद के उसके ब्रदर भी हैं, तो मैसर्स का लफ्ज़ लिखूँगा M/S। इसका मतलब मैसर्स। जब एक से ज़्यादा लोगों के नाम हो तो साथ में लिखा जाता है मैसर्स। सेंटर में बिल्कुल पेज के ये लिखेंगे नाम, किस कंपनी का हम बना रहे हैं डेटा, हम मैसेज अमजद ब्रदर्स का जर्नल बना रहे हैं। आपको क्या सवाल में कहा गया बनाने को, सेकंड लाइन में लिखेंगे जर्नल बनाने को कहा गया है। आपकी रिक्वायरमेंट आपसे कितना, कब किस महीने का कहा गया है, किस टाइम का कहा गया आपने, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। ये 3 लाइनें आप ज़रूर भरेंगे ऊपर। और अपना जो सवाल का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप सॉल्यूशन में लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसी तरह इम्तान में हल करेंगे। ये आपका, ये तो मैंने आपको लिख दिया है, आपको ये इम्तान में नहीं लिखेंगे। कोड 1339 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इम्तान में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको पहचान के लिए लिखा है कि मैं इस कोड का लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। चले हम पहले ट्रांजिशन, इसके बाद फिर आप अपना स्केल रखेंगे लाइन पे, नीचे लाइन में खींचेंगे, फिर फिर इस लाइन नीचे वाली लाइन खींचेंगे आप, ठीक है। फिर लेफ्ट, यहाँ से शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, ये पतला कॉलम बना लेंगे लाइन, स्केल रखिए ना,
स्केल रखें, यहाँ पे स्केल रख के लाइन खींच लेंगे, जैसे स्केल रखेंगे ऐसे करके, ऐसे स्केल रख के यूँ लाइन खींच लेंगे। फिर इसी तरह एक और कॉलम बनाएंगे, वहाँ से स्केल रखेंगे यहाँ से और लाइन खींच लेंगे अपनी, ठीक है। जो ये क्रेडिट कॉलम हो गया। लेफ्ट बिल्कुल राइट साइड पे क्रेडिट साइड होता है, राइट के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, डेबिट कॉलम। पहले डेबिट कॉलम आता है, बाद में क्रेडिट कॉलम आता है। फिर एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे, उसको होंगे LF, लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ इम्तिहान में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में या रेफरेंस नंबर, हर अकाउंट के कोड नंबर होते हैं, वो लिखते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। इसको LF भी बोलते हैं और PR भी बोलते हैं, पोस्ट रेफरेंस भी बोलते हैं और LF भी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें। ये अमेरिकन और ब्रिटिश अकाउंटिंग जो होती है उनकी टर्मिनोलॉजीज है। ये कहीं LF लिखा जाता है ब्रिटिश साइड पे और अमेरिकन साइड पे पोस्ट रेफरेंस लिखा जाता है। ये लिखने के बाद फिर ये बड़ा हिस्सा जो बनता है आपका, ये लाइन खींची आपने, बड़ा हिस्सा ऊपर से बिल्कुल यहाँ से लाइन खींची, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर, तफसीलात। ये बड़ा होता है, इसके अंदर अकाउंट्स के नाम वगैरह आते हैं जिनको आप डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं अमाउंट कॉलम में, ठीक है। फिर ये ऊपर वाली लाइन मैंने गलत लिख दी थी ऊपर, ये मैंने मिटा दी इसको। ये फिर यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से ये छोटी लाइन बना लेते हैं हम। इसके अंदर हम तारीखें लिखते हैं, 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख। अब ये बड़ा हिस्सा जो होता है डेट का होता है, इसमें हम लिखते हैं मंथ और ईयर। जनवरी है और ईयर नीचे लिख देंगे 2022, ठीक है। मैंने एक डिटेल बता दी आपको बनाने की। मैं चाहता हूँ कि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लें। चलें पहली ट्रांजेक्शन हम करते हैं। पहली आपकी ट्रांजेक्शन है 1/1/2022 को अमजद मेड इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस ऑफ ₹1,00,000। अमजद ने अपने कारोबार में 1,00,000 रुपये लगाया है। किस तारीख, पहले यहाँ पे लिख दें जनवरी का महीना है, ईयर 2022। अब हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम तारीख लिखेंगे। तारीख हमारे पास क्या है, 1 तारीख है बस, यानी 1 जनवरी 2022। हाँ, कारोबार के अंदर अमजद ने जो है 1,00,000 रुपये कारोबार में लगाए, तो कारोबार के पास क्या चीज़ आई है, कैश आया है अमजद के पास से। कारोबार में एंटर हुआ है कैश 1,00,000 रुपये का, ये डेबिट कर देंगे। ये असेट्स है, कारोबार में आया है पैसा, जब पैसा कारोबार में आएगा तो उसको डेबिट कर देंगे। और किसकी तरफ से आया है पैसा, उसको बोलेंगे कैपिटल। जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने पैसा लगाया, कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल में आप ब्रैकेट में नाम देंगे अमजद। कौन है, अमजद ने लगाया है पैसा, इसको अमजद को क्रेडिट कर देंगे 1,00,000 रुपये से। जब भी कोई मालिक कारोबार में पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, उसका नाम ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। और वो पैसा लगाया हुआ कहाँ जाएगा, कारोबार में आएगा, उस कैश को डेबिट कर देंगे। हो सकता है बाज़ दफ़ा कैश के साथ जो है बिल्डिंग भी लगाए, फर्नीचर भी लगाए, जितनी मालिक के सवाल में दी गई होगी उनके नाम लिखते जाएंगे, उसके साथ में अमाउंट लिखते जाएंगे, टोटल करके पूरा डेबिट साइड का कैपिटल कर देंगे अमजद। जब एंट्री आपकी हो जाए तो एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर छोटी सी नरेशन माने वजाहत करेंगे इस एंट्री की। हमने क्या रिकॉर्ड किया, टू रिकॉर्ड अमजद इन्वेस्टमेंट। अमजद मालिक है, अमजद के सरमाएगारी, इन्वेस्टमेंट माने सरमाएगारी, ये याद रख लें आप। ये लाइन मार देंगे नीचे से, ये बोलेंगे एक एंट्री कर दी मैंने क्या कर दी, एक एंट्री हो गई है, ठीक है। जनवरी 1 की जो है एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी है। ये पहले जो यहाँ नजर आ रही थी ट्रांजेक्शन ही थी, अब जब रिकॉर्ड हो गई तो वो एंट्री हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 तारीख की है, बॉट मर्चेंडाइज इन कैश ₹30,000, यानी कैश में कारोबार जिसका हम कर रहे हैं वो चीज़ खरीदी है 30,000 रुपये की। जब हम जिसका कारोबार खरीदा होता है, अगर हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसको अकाउंटिंग की बुक में मर्चेंडाइज के नाम से नहीं लिखते, परचेज के नाम से लिखते हैं, सही है। तो 5 तारीख लिखूँगा यहाँ पे और परचेज डेबिट करूँ। परचेज का लफ्ज़ ही उसके साथ इस्तेमाल होगा जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, जिसको हमने बेचना है, परचेजिस, ठीक है। कितने की है, 30,000 रुपये की, डेबिट कर दिया। ये चीज़ें कारोबार के अंदर आई हैं, कारोबार का असेट्स है। लेकिन इसके बदल में हमने क्या करा है, कैश पे किया है, हाँ कैश पे किया है, कारोबार से कैश चला गया 30,000 रुपये का। असेट, एक असेट इंक्रीज हुआ है, दूसरा असेट डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, 30,000 ये पेमेंट कर दी, इतना पैसा चला गया। यहाँ छोटी सी नरेशन करेंगे, टू रिकॉर्ड
परचेजेस, बस इतना लिखेंगे। परचेजेस से मतलब खुद ही समझ जाएंगे, मर्चेंडाइज खरीदी हमने, ठीक है। शॉर्ट ट्रांजिशन करेंगे, यहाँ पे नरेशन करेंगे बता, और इसके नीचे एक लाइन बना देंगे, अंडरलाइन कर देंगे स्केल से आप, ठीक है। फिर है 8 तारीख को, 8 को परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹10,000। गुड्स के माने भी मर्चेंडाइज है, आपने जो है मर्चेंडाइज खरीदी है या गुड्स खरीदा है, लेकिन उधार में खरीदा है। यहाँ इस वाली में तो आपने कैश पे कर दिया था, लेकिन आप पे नहीं करा। अब फिर आपने परचेजेस करी, गुड्स को भी परचेजेस लिखेंगे रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि आपने रीसेल करनी है, जो चीज़ रीसेल करनी है वो परचेजेस की जाएगी। इसका आप कारोबार करें। परचेजेस कितने की हुई है 8 तारीख को? 10,000 रुपीज़ की। बिल्कुल आप इसी तरीके से निपटान करेंगे। और चूंकि अब पेमेंट नहीं हुई, जब तक पेमेंट नहीं हुई तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट पेबिल। ये लाइबिलिटीज अकाउंट क्रिएट हो गया है, ये हमने पे करने हैं। अगर कोई नाम होता है तो यहाँ ब्रैकेट में उसका नाम लीजिए, जिससे हमने खरीदा होता, दुकानदार का कोई नाम आता, अभी नहीं है, यहाँ पे नाम लिख जाता है। हम बहुत सारे अलग अलग दुकानदार से भी खरीदते हैं उधार के अंदर, तो फिर उनके नाम देना पड़ता है ताकि हमें याद रहे किसको कितना पैसा देना है। अगर ना नाम दें तो खाली अकाउंट पेबिल का लफ्ज़ लिखिएगा। 10,000 रुपये का कर्जा कारोबार में चढ़ गया, अमजद के कारोबार पे, ये जो इन्होंने 1 महीने के बाद पे करना है। इसको लाइबिलिटीज अकाउंट बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज आपकी। या नरेशन कर देंगे थोड़ी सी, टू रिकॉर्ड परचेजेस। परचेजेस माने मर्चेंडाइज होती है। परचेजेस हमने रिकॉर्ड करी है, कब है? ऑन अकाउंट है, उधार के अंदर है, उधार में रिकॉर्ड करिए। ये नरेशन कर दी, नरेशन हो गई। और ये अब एक एंट्री बन गई, 1 तारीख की एंट्री, 5 तारीख की एंट्री, 8 तारीख की एंट्री, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एंट्री 12 तारीख की, 12/1/2022 को परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹15। उधार में हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 15,000 रुपये का, ठीक है ना। जिससे खरीदा है उसका नाम नहीं है, तो लिहाजा खाली अकाउंट पे भी लिखना पड़ेगा कि इसको भी पेमेंट करनी है 15,000 रुपये की। क्या तारीख है? 12 तारीख। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हमारा कारोबार नहीं है, कारोबार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, तो लिहाजा कारोबार के अंदर ये आया है फर्नीचर, तो इसके नाम से लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर। ये एक असेट है, फिक्स असेट है कारोबार का, कारोबार में रहेगा काफ़ी साल तक, इस्तेमाल होता रहेगा, घिसता रहेगा, ठीक है ना। इसका डेप्रिसिएशन होता रहेगा, घिसता रहेगा। कितने का खरीदा हमने? 15,000 रुपये का। कारोबार में 15,000 रुपये का फर्नीचर आ गया है, इसलिए असेट्स इंक्रीज कर गया है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक जब असेट्स इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। ये असेट्स था, इंक्रीज करा है, कारोबार में आया है, इसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी है। पेमेंट कारोबार से नहीं गई, उधार का अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट पेबिल। इसको शॉर्ट में A/P या A/A/P भी लिखते हैं कैपिटल के अंदर। कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, अगर नाम देते तो यहाँ ब्रैकेट में नाम लिखते। 15,000 रुपये की लाइबिलिटीज और क्रिएट हो गई है। टू रिकॉर्ड, उसी तरह ऊपर वाली एंट्री नरेशन को लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट माने उधार, ऑन क्रेडिट के माने भी उधार होता है, ठीक है। फिर है आपके पास ट्रांजेक्शन है 12 के बाद 15 तारीख को है। लेकिन स्टूडेंट बड़ा आराम से सिखा रहा हूँ आपको, अगर आप कोशिश करना चाहें, बार बार समझना चाहें, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा समझने के लिए। मैंने बहुत डिटेल सवाल के अंदर ही हर चीज़ को वजाहत कर दी, हर आइटम को। परचेज ऑफिस सप्लाईज इन कैश ₹9,000। दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया जिसको ऑफिस सप्लाई कहते हैं, वो आपने 9,000 रुपये खरीदिए कैश में, यानी उसी वक्त पेमेंट कर दी। तो आपके पास क्या आया? ऑफिस सप्लाईज, जो कि करंट असेट्स है। ऑफिस सप्लाईज, ये सारी चीज़ें मैंने करंट असेट, फिक्स असेट पहले अपने लेक्चरों में बताई भी हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको टर्मिनोलॉजीज में सब बताया हुआ है। यहाँ बता के लेक्चर लंबा नहीं करना चाह रहा, बहुत सारी बातें हैं और रिपीट करना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कैश पेमेंट कर दी गई है, कैश क्रेडिट कर दिया, पेमेंट कर दी गई उसी वक्त 9,000 रुपये की। ये असेट डिक्रीज हुआ, जब असेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ थोड़ी नरेशन गया, टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्ड करिए हमने। ऑफिस शॉर्ट में लिखेंगे, आप ज़्यादा लंबा इंग्लिश लिखने की कोशिश नहीं करें।
अगर आपसे इंग्लिश नहीं लिखा है जो ट्रांसलेशन है उसी को ही लिख दें, उसी को शॉर्ट कर दें, ठीक है ना। फिर 18 तारीख आ गई आपके पास। 18 का सोल्ड मर्चेंडाइज इन कैश हुई 50,000 रुपये। अब आपने 50,000 रुपये का माल नकदी में बेच दिया है, कैश में बेच दिया है, सेल कर दिया, यानी माल बेचा कस्टमर को, पैसा भी उस वक्त ले लिया। पैसा आपके पास आ गया कारोबार के अंदर 50,000 रुपये माल बेच के, ये असेट्स इंक्रीज कर गया है, दूसरा असेट डिक्रीज कर रहा है। माल चला गया, मर्चेंडाइज होती है आपकी, परचेजेज जो रिकॉर्ड हुई है ऊपर ना वो चली गई, क्योंकि सेल की प्राइस ज़्यादा होती है उसमें आपका प्रॉफिट होता है ख़रीद की कीमत के मुकाबले में। तो हमने जो भी माल बेचा है 10,000 का, 15,000 का, लेकिन उसको 50,000 के अंदर बेचा है अपना प्रॉफिट रखते हुए। 50,000 का माल बेच दिया है, लेकिन अब हमारे पास जो है कैश आ गया है। तो यहाँ अब माल चला गया आपके पास से, क्या मर्चेंडाइज लिखेंगे? नहीं, मर्चेंडाइज नहीं लिखेंगे माल को। अब मर्चेंडाइज के लिए जब खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, जब मर्चेंडाइज को सेल करते हैं तो लफ्ज़ सेल का, सिर्फ सेल का लफ्ज़ मर्चेंडाइज के लिए इस्तेमाल होगा या गुड्स के लिए इस्तेमाल होगा बस। ये हमारी सेल्स है 50,000 रुपये की। आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे जब भी सही सवाल कर पाएंगे, वरना गलतियाँ करेंगे। ये मैंने बहुत सारी आपकी डिटेल जो थ्योरी लिखी होगी ना उसका बहुत शॉर्ट करके मैंने इसका लेक्चर आपको देता जा रहा हूँ, साथ साथ बताते जा रहा हूँ। टू रिकॉर्ड सेल्स, बस खाली लफ्ज़ देंगे सेल्स, इतनी नरेशन होगी। अगर उधार में होती तो फिर हम लिख देते ऑन अकाउंट आगे। फिर 22 तारीख की ट्रांजेक्शन है। 22 को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का माने उधार होता है, ऑन अकाउंट के माने उधार, ऑन क्रेडिट के माने उधार। माल बेच दिया है आपने, गुड्स माने मर्चेंडाइज बेच दिया आपने उधार में 60,000 रुपये की। अब हमारे पास पैसा नहीं आया, जैसे इस वाले में तो कैश आ गया था उसी ऊपर। अब इस कैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब तक पैसा नहीं आया उधार में बेचिए, उधार में अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर से पैसा वसूल करना है। अगर कस्टमर का नाम दिया है सवाल में तो ब्रैकेट में नाम लिख दें कस्टमर का, ब्रैकेट में कि किस कस्टमर से इतना पैसा लेना है। कितने का माल बेचा है हमने, इस कस्टमर को 22 तारीख के अंदर 60,000 रुपये का उधार में बेचा है। चूँकि माल हमारे पास से चला गया, जो परचेज़ की थी वो चली गई। परचेज जब भी सेल होती हैं तो उनको सिर्फ सेल के नाम से शो करते हैं। ये हमारी पहले 50,000 की सेल थी, अब 60,000 की सेल्स है, ठीक है। टू रिकॉर्ड सेल्स, अब चूँकि उधार है तो और आगे लिख दिया ऑन क्रेडिट, वरना सेल्स पे लिख देते आप। 22 दो ट्रांजेक्शन हो रह गई आपकी, सवाल हल हो जाएगा पूरा। 25 तारीख की एंट्री है। 25 को पेड सैलरी एक्सपेंस रुपीज़ 12,000 रुपये के खर्चे पे किए। जितने भी एक्सपेंस होंगे उनके नाम से लेके आएंगे, सैलरीज के नाम से खर्चे हैं, सैलरीज एक्सपेंसिस, सैलरीज एक्सपेंसिस आपके खर्चे इनकर्ड हो गए हैं कितने, 12,000 रुपये से। और पेड का लफ्ज़ है तो कैश होता है, पेड के लिए कैश दिया है आपने 12,000 रुपये। टू रिकॉर्ड, यहाँ नाम ही लिखेंगे उसका, सैलरीज एक्सपेंस। लास्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है पेड इन एडवांस इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ रुपीज़ 9,000 रुपये का आपने 3 महीने का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया है। जब भी एडवांस में कोई चीज़ पे करोगे, यह है आपकी 28 तारीख को, तो लफ्ज़ लिखेंगे प्री पैड। ये आपका करंट असेट्स होता है। ये आपका प्री पैड किस चीज़ का पे किया है, इंश्योरेंस का। प्रीपेड इंश्योरेंस का लफ्ज़ लिखेंगे जब भी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड सैलरी। अगर किसी को सैलरी एडवांस दोगे तो प्रीपेड सैलरी लिखोगे। अगर किसी के एडवर्टाइजिंग के पैसे काम करने से पहले दे दोगे, वो आपका असेट्स है, जब चाहे वापस ले सकते हैं। फिर किराया, ऑफिस का, दफ्तर का किराया आपने पहले से 3-4 महीने का पे कर दिया तो प्रीपेड रेंट लिखेंगे, ठीक है। ये कितने का दिया है आपने, 9,000 रुपये का। और जब पैड का लफ्ज़ आता है तो कैश का लफ्ज़ आता है, कैश पे किया, अंडरस्टूड है। नरेशन कर देंगे। टू हमने क्या रिकॉर्ड करा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड माने एडवांस, बस इतना लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका सवाल पूरा जनरल बिल्कुल मैंने आपके सामने बना दिया है, देख लेंगे। आपको तमाम ट्रांजेक्शन है आपके सामने मैंने बनाई है अभी,
हेलो भैया, ये ट्रांजेक्शन में जो मैंने बातें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। आप इसको बार बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये क्वेश्चन था आपके सामने जो मैंने आपको खुद से लिखा था, ये भी एक बार दिखाया था। आप सारी चीज़ों को नोट करें और इंशाल्लाह ऐसे मैं 2 3 4 सवाल डाल दूंगा आपको यहाँ पे, आपको प्रैक्टिस में बहुत आसानी होगी। और मैंने सारे डाले में किताब के हिसाब से मैंने आपको क्या क्या बुकें में बनाना पड़ता है वो मैंने डाले हुए लेक्चर, वो आप देखते रहें किताब के हवाले से। जनरल जनरल मैंने आपको बना के प्रैक्टिस क्वेश्चन सिखाया है। तो स्टूडेंट, आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इसको, ताकि हम ये अच्छा रेस्पॉन्स आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बुकों के आपके लेक्चर दें। आपके अलावा आने वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा ये चैप्टर। किसी कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता, तो ये ऑनलाइन बहुत अच्छा ज़रिया है, आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लेक्चर को आगे, क्योंकि हमारा जो वक्त लगता है जब भी हम अपना वक्त दे पाएंगे जब आप इसको जो है फैलाएंगे, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, तो जब ही हम टाइम दे पाएंगे। वरना हम भी इतने मसरूफ़ हैं, हमारे पास भी बहुत कम वक्त होता है जो हम लेक्चर बनाते हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।